जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे। मैं अरुण सिंह और स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज हिंदी के महासेशन में हमारा निबंध लेखन कैसे लिखते हैं, निबंध लिखने के तरीका क्या है और किस प्रकार से कौन कौन से अंग इसके होते हैं, प्रकार कौन कौन से है और क्या क्या इसके गुण और विशेषताएं हैं, ये संपूर्ण जानकारी हम आपको इसमें देने जा रहे हैं। पूर्ण वीडियो तक बने रहें क्योंकि आपको इसमें बहुत सारा कुछ लाभ प्राप्त होने वाला है। कुछ निबंध के कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आप अमूमन हर बार छोड़ते हैं, उनको करने से आपका जो निबंध होगा वो प्रभावशाली होगा। क्योंकि निबंध शब्द की बात करें अगर, तो ये बंध धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है बांधना। इसमें नी उपसर्ग लगा हुआ है। नी उपसर्ग के योग से जब ये शब्द बनता है तो निबंध बनता है, जिसका अर्थ होता है विचारों या भावों को सुसंबद्ध करना। सुसंबद्ध का मतलब होता है कि सही तरीके से उसको क्रमबद्धता देना। निबंध किसी नियम के अनुसार विचारों का बंधन करना अर्थात गांठ लगाने जैसा होता है। विचारों का कर्मानुसार विकसित करते जाना, निश्चित और सीमित वाक्यों में अपने विचार कर्मानुसार लिखित और मौखिक रूप में प्रकट करना। लिखित रूप में वह निबंध है और मौखिक रूप में व्याख्यान, प्रवचन अथवा भाषण कहलाता है। यह गद्य रचना है जिसमें किसी विषय पर सुंदर ढंग से क्रमबद्ध विचार प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। अगर हम बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, जिन्होंने हिंदी साहित्य के रचनाकार भी माने जाते हैं, उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? यदि गद्य कवियों का या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी, यानी गद्य जो है बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। इसमें लेखक समाज प्रेरित अपनी निजी अनुभूतियों और भावनाओं तथा विचारों को मर्यादित सीमित आकार प्रस्तुत करता है। क्योंकि निबंध जो है वो भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंध में ही होता है, क्योंकि इसमें पर्याप्त विषय वैविध्यता, किसी विषय अथवा वस्तु पर उसके स्वरूप, प्रकृति, गुण, दोष आदि की दृष्टि से लेखक की गद्यात्मक अभिव्यक्ति को निबंध कहते हैं। यह अभिव्यक्ति सहज, सरल तथा आडंबरहीन होनी चाहिए, अर्थात यही निबंध का स्वरूप माना जाता है। कुल मिलाकर के निबंध में आप जितने भावों को प्रांगण करेंगे, जितनी भाव अभिव्यक्ति इसमें रखेंगे, निबंध उतना प्रभावशाली होगा। भाषण भी निबंध का ही रूप है। जितना प्रभावशाली शब्दों का आप उसमें प्रयोग करेंगे उतनी आपकी ख्याति बढ़ेगी। चलिए जानते हैं निबंध के अंग कौन से हैं। निबंध के 3 अंग माने जाते हैं और यही 3 निबंध अंग जो है बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट माने जाते हैं। इसमें अगर निबंध लिखा जाता है तो समझो निबंध जो है उसका स्वरूप बदल जाता है। अमूमन निबंध व्यक्ति कैसे लिखता है, वो सीधे उसको लिखते जाता है, बस गद्यात्मक शैली का प्रयोग करता है। यहां से लिखना शुरू किया और आरंभ तक भले ही उसने उसमें बहुत ही विचार परक काव्य शैलियां प्रस्तुत की है, लेकिन उसमें उतनी मजबूती नहीं आ पाती, क्योंकि इसके 3 अंग 3 बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इन पार्टों में लिखा गया निबंध ही सक्सेसफुल माना जाता है। सबसे पहला आता है इसमें प्रस्तावना। प्रस्तावना की अगर बात करें तो इसको प्रस्तावना भी कहा जाता है, प्रारंभ भी कहा जाता है, भूमिका भी कहा जाता है। जिस प्रकार से घर का प्रवेश द्वार जितना सुंदर होगा, शोभायमान होगा, लोग उसके प्रति आकर्षित होंगे। उसी प्रकार से अगर प्रस्तावना विस्तार रूप से नहीं बल्कि संक्षिप्त रूप में गूढ़ शब्दों का प्रयोग करते हुए भाषा शैली की सुसभ्यता प्रस्तुत करते हुए अगर आप इसको लिखते हैं तो इसकी ख्याति बढ़ जाती है। क्योंकि भूमिका को प्रवेश का परिचय द्वार कहा जाता है और मूल विषय तक आने वाली सामग्री ही प्रस्तावना है। इसका आकार जितना छोटा होगा किंतु सशक्त और रोचक होगा, उतना ही यह प्रभावशाली होगा। कहने का मतलब इसको आपको जो प्रस्तावना होती है पहले उसको आपको ज्यादा डीपली नहीं
डीपली उसको लिखना, बल्कि विस्तार में इसको नहीं लिखना। इसकी लिखने की लाइन कम से कम, ज्यादा से ज्यादा और कम से कम जो है 3 या 4 लाइन होनी चाहिए। इससे ज्यादा आप लिखोगे तो उसकी रोचकता समाप्त हो जाएगी। और इसमें आपने केवल इतना लिखना कि निबंध के बारे में, जो आप विषय है, जो टॉपिक है आपका, उसके बारे में लिखना कि मैं लिखना क्या चाह रहा हूं। क्योंकि पढ़ने वाला प्रस्तावना और निष्कर्ष ही पढ़ता है, विस्तार में तो बहुत सारा होता है। अगर ये दो रोचक हो जाए तो फिर वो विस्तार पढ़ना शुरू करता है। उसके बाद आता है मध्य भाग, बीच का भाग यानी विस्तार। निबंध का महत्वपूर्ण अंश या विषय का वर्णन ही मध्य भाग है। इसे निबंध का कलेवर व्यू कहा जाता है, क्योंकि इसमें लेखक को पूर्णतः सजग और जागरूक रहने की आवश्यकता है। इस भाग में निबंध से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर अलग अलग अनुच्छेदों पर चर्चा करनी चाहिए, उसके अनुसार उसको लिखना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक अनुच्छेद अपने पूर्व वाले तथा बाद वाले अनुच्छेदों से संबंध हो। माना आपने एक टॉपिक लिख दिया इसमें, ठीक है, कि जैसे पर्यावरण पर आप निबंध लिख रहे हो, तो पर्यावरण के विषय में आपने एक टॉपिक लिख दिया कि ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव, आपने एक टॉपिक लिख दिया। और दूसरा टॉपिक लिख दिया आपने कि पर्यावरण से मिलने वाले कुछ महत्वपूर्ण लाभ, तो वो कहीं ना कहीं उसमें समायोजित नहीं हो पाएगा, क्रमबद्धता नहीं आ पाएगी। आपने क्रमबद्धता लानी है उसके अंदर। एक टॉपिक समाप्त हो रहा, एक हेडिंग समाप्त हो रही, दूसरी हेडिंग उसी से संबंधित होनी चाहिए, तभी उसकी तारतम्यता आ पाती है, रोचकता उसके अंदर आ पाती है। तीसरा और महत्वपूर्ण पाठ माना जाता है इसका समापन या निष्कर्ष या उपसंहार। विचारों की पूर्णता मुख्य बिंदु पुनरावृत्ति ही उपसंहार है। कहने का मतलब जो कॉपी चेक करता है या जो आपके निबंध को पढ़ता है, वो पहले निष्कर्ष पढ़ता है। सबसे पहले निष्कर्ष रोचक होगा तो तभी वो पूरा निबंध पढ़ेगा, अन्यथा वो निबंध को देखेगा नहीं। क्योंकि निबंध बड़ा होता है और उस बड़े को पढ़ने के लिए उसको पहले छोटे को समझना पड़ता है। अगर वो रोचक हुआ तो आगे बढ़ता है, अन्यथा उसको नहीं पढ़ता। तो इन 3 चीजों पर आप विशेष फोकस कीजिए, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अब इसमें प्रश्न भी बनता है कि निबंध के कितने अंग होते हैं। निबंध के 3 अंग होते हैं। जो मध्य भाग यानी विस्तार होता है, वो क्या दर्शाता है? तो मध्य भाग क्या दर्शाता है कि यह निबंध का कलेवर भी माना जाता है। समापन कितना होना चाहिए, कितनी पंक्तियां लिखनी चाहिए, तो ये मुश्किल से ज्यादा आपको 4 या 5 लाइन में ही इसको समाप्त करना चाहिए। इसको भी आपने विस्तार लिखा तो फिर उपसंहार का जो मूल्य है वो निर्धारित नहीं हो पाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर बार हम हिंदी का महासेशन चलाते हैं। हिंदी व्याकरण से संबंधित टॉपिक पढ़ने हैं, आपने प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहां पढ़ सकते हैं। दूसरा आता है इसमें निबंध के गुण। अब इसके गुण के बारे में क्या है, क्योंकि अगर हम गुण जान लेते तो फिर हमारा जो भ्रम होता है वो दूर हो जाता है। इसके गुणों के बारे में बात करें तो सबसे पहले होता है सरल भाषा, छोटे वाक्य और सरस शैली। यानी भाषा जो हो वो सरल हो, जटिल ना हो। ऐसे शब्द का प्रयोग न करें जो लोगों को समझ में ना आए। छोटे छोटे वाक्य, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, इस सब का प्रयोग करना चाहिए आपको, अन्यथा उसकी रोचकता समाप्त हो जाती है। और भाषा कैसी मिठास होनी चाहिए, सरस होनी चाहिए, उसमें कुछ सार गर्भित तत्व, उसमें शब्दों का प्रयोग उसमें करना चाहिए। दूसरा होता है विषय का भली भांति पाठक को बोध हो। यानी विषय का बोध होना, यानी ज्ञान होना तो जरूरी है। आप निबंध लिख रहे हैं कि विद्यार्थी जीवन, आप निबंध लिख रहे हैं कि भारतीय संस्कृति के मूल तत्व, तो भारतीय संस्कृति के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। पता चला आप निबंध लिख रहे हो, आपको पता ही नहीं कि भारतीय संस्कृति क्या है और कैसे यह उद्घटित हुई, तो पहले संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना, तब जाकर के निबंध लिखना। तीसरा आता है इसमें विषय में नवीन तथ्य की जानकारी। अब माना आप निबंध लिख रहे हैं दीपावली पर, ठीक है, दीपावली पर आप निबंध लिख रहे हैं और वही वो निबंध लिख रहे हैं जो वर्षों से लिखा आ रहा है।
आपने पढ़ा, आपने हूबहू ऐसे ही टाइप कर दिया, तो ये निबंध की रोचकता समाप्त हो जाएगी। आपने पढ़ा तो है कहीं, लेकिन आपने उसको रोचक पूर्ण ढंग से और कुछ नए शब्दों का, कुछ नई जानकारी उसमें डाल दी, तो उसकी और ख्याति बढ़ जाएगी। उस निबंध का जो तत्व है वो, उसका लेवल जो है हाई हो जाएगा, अन्यथा उसकी रोचकता वहीं तक समाप्त रह जाती है। बात करें 5वें नंबर की, तो एक ही विषय के एक अंग या एक बिंदु के लिए अनुच्छेद हो। माना आपने लिख रहे हैं कि प्रदूषण के प्रभाव, दुष्प्रभाव, तो आपने एक ही हेडिंग में उसको समाप्त कर दिया, 2-4 लाइन में उसको समाप्त कर दिया, दूसरी हेडिंग पे चले गए थे। ये नहीं कि आपने वहां भी वही लिखा, दूसरी हेडिंग पे भी वही लिखा, तीसरी हेडिंग पे भी वही लिखा, चौथी हेडिंग पे भी वही लिखा, उसकी रोचकता समाप्त हो जाएगी। फिर बात करते हैं शीर्षक के अनुसार विचार, बाहरी विषय ना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। यानी आपने जो टॉपिक लिखा हुआ है, जिस पर आप निबंध लिखना चाह रहे हैं, मेरा लक्ष्य, अगर निबंध आप लिख रही हैं, तो अपने लक्ष्य के अनुसार आप क्या करना चाहते हैं, कैसे कैसे उसको प्राप्त करेंगे, उसी पर आपको जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि बाद में आपने ये लिख दिया कि ऐसे ऐसे कोर्स करने चाहिए, ऐसे ऐसे कोर्स करने चाहिए, या दीपावली का भी डाल दिया कि भारतीय संस्कृति ऐसी है। ये नहीं, विषय से हटकर आपको नहीं लिखना है। जो विषय दिया गया उसी विषय पर आपको फोकस करना है, उसी विषय की जानकारी आपको प्राप्त करनी है। अन्यथा क्या है कि पढ़ने वाला उसमें भ्रमित हो जाएगा कि करना क्या चाह रहा है, इसने विषय किस बारे में लिखा हुआ। 7वें नंबर पर आता है लोकोक्तियां, मुहावरे और आवश्यक सूक्तियों का प्रयोग करना। मुहावरे और लोकोक्तियां जो है और सूक्तियां, ये निबंध में जान डाल देती हैं, पढ़ने वाले को आकर्षित करती है, क्योंकि पढ़ने वाला बीच में पढ़ते पढ़ते बोरित हो जाता है, उबाऊपन उसके अंदर आ जाता है और वो निबंध से हट जाता है। लेकिन जैसे ही वो सूक्तियां और लोकोक्तियां ऐसी चीजें पढ़ता है, तो फिर उसके अंदर वो रिफ्रेश हो जाता है मानो, और वो उसको पढ़ने के लिए उसके अंदर एनर्जी प्राप्त हो पाती है, अन्यथा वो वहीं से हट जाता है। 8वां लास्ट है इसका, वाक्य रचना व्याकरण नियमानुसार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शुद्धता भी होनी चाहिए, अन्यथा आप क्या करेंगे, आपने कुछ शब्द अशुद्ध लिख दिया, तो पढ़ने वाला कहता है कि पहले शुद्ध तो लिख नहीं सकता और निबंध लिखने की बात कर रहा, तो वो वहीं से हट जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, 2-3 बार उसको पढ़ लीजिए जब आपने लिखा हुआ, कि कहीं आपने व्याकरण संबंधी अशुद्धियां तो नहीं लिखी है। अगर लिखिए तो उसको तुरंत सुधार कीजिए, अन्यथा उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब बात करते हैं कि निबंध के भेद कितने होते हैं। अभी हमने अंगों पर बात की, फिर गुणों पर बात की, अब बात करते हैं निबंध के भेद कौन कौन से होते हैं। तो निबंध के जो भेद होते हैं, यानी प्रकार होते हैं, वो 4 इसके भेद होते हैं: वर्णनात्मक, विचारात्मक, विवरणात्मक और भावात्मक। इन 4 विषयों टॉपिक बनता है, कभी प्रश्न आता है कि निबंध के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। निबंध के कौन कौन से भेद होते हैं, तो आपने चारों भेद लिख दिया। अगर आपने कह दिया कि विवरणात्मक जो है किसका भेद है, तो निबंध का भेद है, कई सारे प्रश्न बन जाते हैं। इन 4 टॉपिकों के विशेष महत्व जाना जाता है। अगर आपको इसकी जानकारी होगी तो आप निबंध अच्छा लिखेंगे, अन्यथा उसकी रोचकता आप नहीं जान पाएंगे। यानी आपने विषय लिखा हुआ, आप किस पर निबंध लिख रहे हैं, तो आपको उसके अनुसार भाव अभिव्यक्त करना चाहिए। वर्णनात्मक विश्लेषण, वर्णनात्मक निबंध। इस वर्ग के निबंधों में वस्तुओं, घटनाओं, स्थान, दृश्य, त्योहार आदि यथा तथ्य वर्णन किया जाता है। मतलब वर्णन करना, किसी चीज के बारे में लिखना। इसमें दीपावली, रक्षाबंधन, ऋतुराज, बसंत, ताजमहल, ऐसे जो निबंध होते हैं, ये वर्णनात्मक निबंध कहलाते हैं, क्योंकि आपको इसका वर्णन करना है। आपने जैसे पढ़ा आप हूबहू ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, तभी वो निबंध चल जाएगा। लेकिन विचारात्मक निबंध दूसरे नंबर पर आता है। इन निबंधों में बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है। विचारात्मक, नाम ही इसका विचारात्मक है, यानी आपको सोच समझ कर लिखना, आप फालतू कुछ नहीं लिख सकते। ये आप उसमें ऐसे शब्द नहीं डाल सकते जो घिसे पिटे माने जाते हैं, बार बार प्रयुक्त हो रहे, हर जगह आपने टेप दिया उसको, ऐसा नहीं। इसमें सोच समझ करके, ये आप सुनी हुई चीजों को भी इसमें नहीं डाल सकते। माना इसमें निबंध आ गया कि विज्ञान का वरदान,
या अभिशाप, विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। तो जो उस क्षेत्र के लोग होंगे जब वो पढ़ेंगे उसको, क्योंकि एजुकेशन से संबंधित है, तो अगर आपने इसमें कुछ अपर्याप्त जानकारी दी है या अधूरी जानकारी आपने इसमें दी है, तो आपकी रोचकता खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। दूरदर्शन और शिक्षा के बारे में लिख रहे हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में जब लिख रहा है आपको, तो आपको विशेष रूप से इसको अच्छा लिखना चाहिए। राजनीति धर्मों के बारे में अगर लिख रहे हैं तो विशेष आपको लिखना है, यानी ये विचारात्मक है, इसमें सोचने समझने की शक्ति आपको प्रबल करनी होगी, मनोभावों को और विश्लेषणात्मक आपको करना होगा। तीसरे नंबर पर आता है विवरणात्मक, विवरण करना, किसी की जीवनी लिखना, जैसे विस्तार रूप से लिखना। इसमें श्रेणी निबंध में विवरण की प्रधानता होती है। प्राचीन अथवा नवीन, वास्तविक अथवा काल्पनिक घटनाओं का, संस्मरणों का, कथाओं का विवरण इसमें दिया जाता है। जैसे हवाई जहाज की यात्रा का वर्णन कीजिए, तो हवाई जहाज पे अगर गए होंगे आप, तो आप इसको विस्तार रूप से लिख पाएंगे। यानी आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने जो देखा है उसी को आपको लिखना है। आप बहुत ज्यादा इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, ये तो आपने एक तरफ से यात्रा वृत्तांत जैसे पद्धति इसमें आ गई। विद्यालय का वार्षिक महोत्सव आपने देखा, क्या क्या चीजें उसमें थी, कैसे कैसे उसका डेकोरेशन हुआ था। महात्मा गांधी के बारे में लिखना, उसके जीवन के बारे में आप थोड़ा पढ़ करके बहुत ज्यादा लिख सकते हैं। मेरे जीवन का अविस्मरणीय घटना, कोई घटना है तो उसको विस्तृत रूप से आपका जो पूर्व ज्ञान है उसके अनुसार आपको उसको लिखना। तो ये विवरणात्मक आ गया। आपने अधिक, जैसे आपकी सोच है, जैसे आपने सुना है, ये देखा है, उसके अनुसार इसको लिखना। चौथे नंबर पर बहुत इंपॉर्टेंट आता है भावात्मक। भावात्मक का मतलब होता है, इस वर्ग के निबंधों में भावों की प्रधानता होती है। लेखक व्यक्तिगत अनुभूतियों, भावनाओं, अनुभवों अभिव्यक्ति होती है। परोपकार, सत्संगति, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत आदि निबंध इसी श्रेणी में आते हैं। यानी आपका जो स्पिरिचुअल माइंड है, यानी आध्यात्मिक शक्ति आपके अंदर है, यानी आपके अंदर जो भावनात्मक पक्ष है वो मजबूत होना चाहिए, क्योंकि इसमें सुना हुआ तो काम आता ही है, लेकिन आप उसको किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, ये इन निबंध में आता है। तो कुल मिलाकर के 4 प्रकार के निबंध होते हैं, वर्णनात्मक, विचारात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक। कई बार प्रश्न बनता है कि भावात्मक निबंध किसे कहते हैं, तो आपने लिखता है जिसमें भावनाओं की प्रधानता होती है, जिसमें आपके सोचने की क्षमता जो है वो आध्यात्मिक शक्ति से तीव्र होती है, इसके अनुसार उसको लिखना। कौन कौन से आते हैं, परोपकार निबंध, मन के हारे हारे आदि वगैरह। कभी पूछा विवरणात्मक निबंध किसे कहते हैं, तो विवरणात्मक मतलब यात्रा वृत्तांत पर आधारित होते हैं। जैसे मैंने यात्रा के लिए देखा हुआ, उसके अनुसार उसका विश्लेषण करना। अगर कह दिया कि विचारात्मक निबंध किसे कहते हैं, यानी सोच समझ बिना पढ़े, बिना समझे और जाने किसी बात को न, अपनी बात को न कहना या निबंध न लिखना। लेकिन वर्णनात्मक में जो है वो आप वर्णन कर सकते हैं जैसा आपने सुना हुआ है, प्राचीन पद्धति पे भी आप जा सकते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार के निबंध थे। अब बात करते हैं कि निबंध लेखन एक कला है, लेकिन कला तो है, लेकिन इसके ध्यान रखने योग्य कुछ बातें भी। इन बातों को आप ध्यान रखिए, अन्यथा ये क्या हो सकता है। कौन कौन सी वो बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखने योग्य समझा जाता है। इससे पहले अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अपना नंबर दे सकते हैं, हम आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी बातें हैं। उत्तम निबंध लेखन एक कला है। निबंधकार अपनी लेखन शैली के माध्यम से अपनी पृथक पहचान बनाता है और अपने विचारों को मूर्त रूप देता है। पाश्चात्य विद्वान शोपेनहावर के अनुसार शैली विचारों की वेशभूषा है। अतः किसी भी विषय पर निबंध लिखते समय कतिपय बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। वो बिंदु कौन कौन से आए जानते हैं। पहले नंबर पर आता है, निबंध लेखन से पूर्व रूपरेखा निर्धारित कर लेनी चाहिए। इससे निबंध में संतुलन तथा विचारों में तारतम्यता बनी रहती है। यानी आपको जो भी, जिस विषय में भी आपको निबंध लिखना है, पूर्ण जानकारी प्राप्त करना, उसके एक एक हेडिंग को आपको विस्तृत रूप से पढ़ना है और वो पढ़ करके उसको हूबहू नहीं उतारना, उसको समझ के अनुसार आपको उसको परिभाषित करना है। ये निबंध लेखन की पहली जो है कला है। दूसरी कला इसमें मानी जाती है विषय से संबंधित समस्त पक्षों का चिंतन मनन करना। यानी आपने पढ़ तो लिया,
आपने पर्यावरण के बारे में पढ़ तो लिया, लेकिन मनन भी करना कि वास्तविकता है क्या जो लिखा हुआ ये सत्य है। यानी सुनी हुई बातों पर अमल न करके उस पर विचार विमर्श भी करना, तभी जाकर के उसकी रोचकता बढ़ेगी। तीसरा नंबर पर आता है भाषा विचारों की वाहिका होती है। निबंध के संदेश का संप्रेषण भाषा सौंदर्य पर केंद्रित होता है। यानी भाषा जो है वो विचारों की वाहिका है। आपकी भाषा सरल, सटीक और ममत्व वाली होनी चाहिए, उसमें प्रेम प्रदर्शित होना चाहिए। चौथे नंबर पर आता है वाक्य संक्षिप्त तथा चुस्त होनी चाहिए। जटिलता तथा दुरूहता से बचना चाहिए। यानी वाक्य जो आप लिख रहे हैं वो जटिल ना हो, वो पाठक के समझ में आ जाए, वो पाठक उसमें उलझा ना रहे कि बल्कि उसकी समस्या समाधान हो पाए। पांचवें नंबर पर आता है मौलिकता का। निबंध लेखन में ध्यान रखना चाहिए किसी अन्य के भावों, कल्पनाओं, शैली आदि का नकल से मौलिकता नष्ट हो। कहने का मतलब किसी लेखक ने एक सुंदर उक्ति उसमें लिख दी थी, आपने वही लिख दी। ये कुछ विशेष थॉट उसने लिखा था, आपने उसको उतार करके उसमें लिख दिया, तो ये आपके थॉट नहीं माने जाएंगे, नकल माने जाएंगे। और नकल करना हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में पाप माना जाता है, क्योंकि आपकी रोचकता समाप्त करता है, मौलिकता नष्ट कर देता, आपके निबंध की जो शैली है, आपकी जो पहचान है उसको समाप्त कर देता है। छठे नंबर पर आता है यथा प्रसंग काव्य पंक्तियां, सूक्तियां तथा महान व्यक्तियों के उदाहरण के अभाव में आकर्षण में वृद्धि होती है। यानी जो भी आप लिखो, लेकिन उससे आपको क्या है, उसको विश्लेषण करके खुद के भावों से उद्धृत होकर के उसको लिखना है। सातवें नंबर पर आता है भाषा के प्राण। भाषा के प्राण होते हैं, इनमें भावों से निबंध नीरस उबाऊ हो जाता है। अतः निबंधों में भावों की प्रबलता होनी चाहिए। यानी आपके जो भाव है, आपके बोलने की जो शैली है, आपके जो विचार है, वो लोगों तक पहुंचने चाहिए, और पहुंचने ही नहीं बल्कि दिमाग पर घर करना चाहिए। ठीक है, वो एकदम अट्रैक्शन पावर वाली होनी चाहिए। ठीक है, आठवें नंबर पर आता है निबंध में सरसता, मधुरता, मिठास होनी चाहिए आपके अंदर। आपकी भाषा सरल होनी चाहिए। भाषा कठिन होने से भाव अस्पष्ट हो जाते हैं। कहा भी गया है कि भाषा की अपेक्षा भाव को अधिक महत्व देना मानव बुद्धि का परिचायक। मतलब आपकी बुद्धि प्रदर्शित लोगों के सामने तभी होगी जब आपके भाव, आपके शब्द जो है वो बहुत पावरफुल हो, लोगों के दिमाग में घर कर जाए, और आज ही के लिए नहीं, वो आजीवन उनके अंदर स्थापित हो पाए, तभी वो आपको गुरु मानेंगे और आपके नक्शे कदम पर चलेंगे। लास्ट होता है इसका, निबंध लिखते समय अशुद्धि, अनावश्यक विस्तार, पुनरुक्ति शब्दों का अव्यय नहीं होना चाहिए। यानी आपको उसमें गप नहीं लगानी है, या उसको बढ़ाने के लिए आपको प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी रोचकता बढ़ाने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। उसमें ऐसे शब्दों को गूंथना चाहिए जिससे उसकी जो मौलिकता है वो सही हो पाए। तो ये थे निबंध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको मिले होंगे, लेकिन इससे जैसा नहीं मिला होगा। इसलिए आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में जरूर आप अपनी अभिव्यक्ति दीजिए, अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में अपना नंबर दीजिए, हम आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड करेंगे। चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके बाद दूसरा सेशन हमारा चलेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दूसरी बार मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।